अजय देवगन इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेन कर दी कि यशराज अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। जैसे अनुष्का शर्मा हो गई, सुशांत सिंह राजपूत हो गए, इन सब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे यशराज के साथ। बैंड बाजा बारात मूवी के लिए रणवीर सिंह के फादर जगजीत सिंह भवनानी ने यशराज प्रोडक्शन में 20 करोड़ रुपए लगाए थे, तभी जाके उनको मूवी मिली थी। जो मूवी फ्लॉप हो जाती है वो ओटीटी पे जल्दी आती है। इसके पीछे रीजन है कि इसलिए दिवाली हो, ईद हो, सब पहले से फिक्स होता है कि किसकी मूवी आएगी और उसके सामने कोई दूसरा अपनी मूवी लाने की हिम्मत नहीं करता कि एक था टाइगर हम आपको तभी देंगे जब आप हमारी दूसरी फिल्म जब तक है जान दिवाली पर रिलीज करोगे। किसी एक्टर की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उनकी फिल्म में काम करने को मना कर दे, वरना बॉलीवुड से बॉयकॉट हो जाता है उसका। शीला की जवानी आइटम सॉन्ग के अलावा आपको कुछ भी याद नहीं। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। बॉलीवुड, टॉलीवुड, सैंडलवुड ये सब मिलके सिर्फ एक साल में 2000 से ज्यादा मूवीज बनाते हैं। अब इन 2000 मूवीज में से आपको कितनी मूवीज याद होंगी? 20 या फिर 25? और इनमें से कितनी होंगी जिनका सिर्फ आपने नाम ही सुना होगा? मे बी 100 या 200? और बात करें कि थिएटर में जाके आपने कितनी मूवीज देखी होंगी, तो ऑन एन एवरेज 10 या फिर 15 मूवीज ही देख पाते हैं। ये जो 2000 मूवीज साल भर में आती हैं, इनमें से 90% फ्लॉप होती हैं और बॉक्स ऑफिस से अपना पैसा तक नहीं निकाल पाती हैं। लेकिन उसके बाद भी हर साल मूवीज बनाने का जो ये ट्रेंड है वो कम नहीं हो रहा है, बल्कि हर साल बढ़ता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा मूवीज बन रही हैं। अब कोई भी मूवी चैरिटी के लिए तो बनाता नहीं है, वो प्रॉफिट के लिए बनाता है मूवी। और मूवी बनाने का ये जो बिजनेस है ये बहुत ही रिस्की माना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। आप कई साल तक बहुत सारा पैसा लगा के एक मूवी बनाते हो और अगर खराब मूवी बनती है तो 3 दिन में ही मूवी थिएटर से बाहर हो जाती है। और एक बार मूवी रिलीज हो जाती है तो गलती सुधारने का मौका नहीं होता है। इसलिए मूवी बनाने में रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। इस साल कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की एक फिल्म आई थी शहजादा। फिल्म इतनी खराब थी कि क्रिटिक्स ने इसको 0 स्टार्स दिए थे। और क्योंकि लोग थिएटर में मूवी देखने नहीं आए तो 2 से 3 दिन में ही मूवी थिएटर से हटानी पड़ गई थी। लेकिन उसके बाद भी ये मूवी एक फायदे का सौदा निकली। इस फिल्म को बनाने में 65 करोड़ लगे और प्रमोशन में 20 करोड़ लगे। टोटल 85 करोड़ में ये फिल्म बनी। इसका लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन जो था वो 38.33 करोड़ था। ग्रॉस कलेक्शन मतलब कि टोटल टिकट कितने में बिकी। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट एंटरटेनमेंट टैक्स भी लेती है तो इस टैक्स को अगर हटा दिया जाए तो नेट कलेक्शन हुआ 32 करोड़। और इस फिल्म के इंटरनेशनल टिकट कलेक्शन से जो आए थे वो 9 करोड़ रुपए आए थे। लेकिन इसके बाद भी इस मूवी ने 105 करोड़ से भी ज्यादा बना लिया। तो मूवी फ्लॉप होने के बाद भी पैसा बना कैसे लेती है और मूवी बनने के बाद आप तक कैसे पहुंचती है, टिकट बेचने का क्या अरेंजमेंट होता है, सिंगल स्क्रीन क्यों बंद हो गई है और सारी जगह अब हम लोग मल्टीप्लेक्स ही क्यों देखते हैं, ये सारी चीजें आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, आज से कुछ टाइम पहले जब मूवीज बनती थी तो वो इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी, ना ही कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर था। पहले कुछ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स अपनी जमीन वगैरह गिरवी रखते थे या फाइनेंसर से इंटरेस्ट पे पैसा लेके मूवीज बनाते थे और अगर मूवी फ्लॉप हो जाती थी तो वो लोग रोड पे आ जाते थे। रिस्क इतना ज्यादा होता था कि उस पर्टिकुलर टाइम पे अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिशियंस ही पैसा लगाते थे मूवीज के अंदर। और उस टाइम की जो मूवीज थी वो सिंगल स्क्रीन थिएटर पे ही लगती थी, टीवी वगैरह पे नहीं आती थी। इसके कुछ साल बाद एंट्री होती है बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की, जैसे धर्मा प्रोडक्शन, यशराज, यूटीवी, रिलायंस, वायाकॉम, बालाजी इंटरनेशनल। तो पहले जो एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर और फाइनेंसर रिस्क लेके मूवी बनाते थे, उसी चीज को इन बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने एज अ कंपनी बनके करना स्टार्ट किया और इस पूरी मूवी इंडस्ट्री को एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर में बदल दिया। जैसे आपने नाम सुना होगा एक प्रोडक्शन हाउस का, फैंटम। इस प्रोडक्शन हाउस को अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, मंदू मंटीना, विकास बहल इन्होंने शुरू किया था और आगे चल के इस प्रोडक्शन में रिलायंस ने 50% स्टेक ले लिए। अब अगर अनुराग कश्यप अकेले अपना पैसा लगा के मूवीज बनाते तो उनको रिस्क ज्यादा रहता, लेकिन इन्होंने कंपनी बनाई और कई सारे लोगों को इकट्ठा किया और बाहर से रिलायंस ने भी स्टेक लेके पैसा लगाया, तो इनकी जो पैसे की दिक्कत थी वो भी कम हुई और इनका रिस्क भी कम हुआ। कोई ऐसे भी केस होते हैं कि अपने बच्चों को लॉन्च करने के लिए प्रोडक्शन हाउसेस जो होते हैं वो पैसा डालते हैं। जैसे कहा जाता है कि बैंड बाजा बारात मूवी के लिए रणवीर सिंह के फादर जगजीत सिंह भवनानी ने यशराज प्रोडक्शन में 20 करोड़ रुपए लगाए थे, तभी जाके उनको मूवी मिली थी। हालांकि रणवीर सिंह ने इस बात को मना कर दिया था कि ये बात सही नहीं है। और जब इस तरीके से प्रोडक्शन हाउसेस बने तो इन लोगों ने एक चीज और करी, इन लोगों ने पोर्टफोलियो बनाने स्टार्ट किए। तो अब ये पोर्टफोलियो का क्या मतलब हुआ? मतलब कि एक मूवी में पैसा लगाने की बजाय मल्टीपल जगह पैसा लगाया जाए। जैसे कुछ मूवीज इन्होंने इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर से खरीदी, कुछ इन्होंने खुद बनाई, कुछ इन्होंने दूसरे स्टूडियोज के साथ पार्टनरशिप करके बनाई, कुछ पैसा इन्होंने बड़ी बजट फिल्म में डाला जिसमें बड़े स्टार्स थे, कुछ पैसा इन्होंने स्मॉल बजट में डाला, कुछ पैसा मिड बजट में डाला। जैसे मैं इरोज का एग्जांपल लूं तो इरोज एक साल में 20 हिंदी मूवीज बनाता है, जिसमें से 2 वो खुद प्रोड्यूस करता है, 6 वो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर से लेता है और 12 को वो को प्रोड्यूस करता है। और इसमें 7 बड़े बजट की फिल्म्स होती हैं, 7 मीडियम बजट की और बाकी स्मॉल बजट की होती हैं। वहीं वायाकॉम की बात करें तो उसने इनसे थोड़ी हट के स्ट्रेटेजी अपनाई। वायाकॉम ने सारी स्मॉल बजट फिल्म का पोर्टफोलियो बनाया। आज भी ये लोग स्मॉल बजट फिल्म पे ही खेलते हैं, जैसे तनु वेड्स
दीवानू, प्यार का पंचनामा, गैंग्स ऑफ वासेपुर। अभी जो पूरा प्रोडक्शन वाला मॉडल था, इसकी सक्सेस को देख के जो बड़े एक्टर्स थे जिनके पास अच्छा पैसा था, उन्हें लगा कि फिल्म तो हमारी वजह से चल रही है, तो हम भी ऐसे ही अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लेते हैं। तो बड़े एक्टर्स भी या तो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ को प्रोड्यूसर बन गए या फिर खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया। जैसे शाहरुख खान का है रेड चिली एंटरटेनमेंट, ओम शांति ओम, रावण, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, डियर जिंदगी, ये सारी मूवीज शाहरुख खान ने अपने प्रोडक्शन से बनाई हैं। ऐसे ही आमिर खान, अजय देवगन, सब ने अपने अपने प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किए। तो जब ये बड़े प्रोडक्शन हाउसेज आए तो इन्होंने प्रोडक्शन और फाइनेंस के सिस्टम को तो सिस्टमैटिक किया ही, लेकिन इन्होंने जो कमाई मूवी सिंगल स्क्रीन पे जाके सिर्फ टिकट से कमाती थी, उसके कमाने के बहुत सारे रास्ते भी खोले। तो इस चीज को समझने के लिए राइट्स क्या होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। एक फिल्म जो होती है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे साबुन, आप पैसा देके साबुन खरीदे तो वो साबुन आपका हुआ। अब आप चाहो तो उससे नहाओ, चाहे उसके टुकड़े करो, चाहे अपने दोस्त को वो पैसा लेके यूज करने दो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे मूवीज, सॉन्ग, किसी ने कोई बुक लिखी जिसमें एक आइडिया हो, क्रिएटिविटी हो, उसको आप पैसा देके खुद एक्सपीरियंस तो कर सकते हो, लेकिन उसको आगे किसी और को बेच नहीं सकते। जैसे आप कहोगे हमने तो मूवी का टिकट खरीदा पैसे देके, अब आप मूवी हॉल में जाओ और वहां पे मोबाइल से रिकॉर्ड कर लो और घर आके अपने भाई बहन को भी दिखाने लगो, तो ये एक इलीगल एक्टिविटी है, क्योंकि मूवी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ऐसे आपने किसी सॉन्ग की सीडी खरीदी और आप सोच रहे हो कि उसको कंप्यूटर पे कॉपी करके लोगों को बेचना स्टार्ट कर दें या फिर अपने दोस्तों को शेयर करना शुरू कर दें, तो ये भी एक इलीगल काम है। अगर कंपनी अपने पे आ जाए तो आपको जेल तक हो सकती है। तो इन प्रोडक्शन हाउसेज ने इसको भी सिस्टमैटिक किया। तो मूवी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और जिसने वो मूवी बनाई है वो डिसाइड करेगा कि उस मूवी और उसके गाने किसको कितने पैसे और कितने टाइम के लिए मिलेंगे, और यही कॉन्सेप्ट गेम चेंजर निकलता है। उस पर्टिकुलर टाइम पे जो मूवीज थी वो सिंगल स्क्रीन हॉल में चलती थी और कुछ इलाकों में तो मूवी हॉल होता तक नहीं था। तो जो मूवी हॉल अफोर्ड कर सकता था या जिसके एरिया में मूवी हॉल होता था, सिर्फ वही मूवी देख सकता था। लेकिन आगे चल के प्रोडक्शन हाउसेज ने मूवी के राइट्स टीवी को भी देना स्टार्ट किया। अब इससे हुआ यह कि जो मूवी हॉल में लग के कुछ दिन में हट जाती थी, अब वो हटने के कुछ टाइम बाद टीवी पे जाने लगी थी। इससे इनका प्रॉफिट तो हुआ ही, इसके साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री अब घर घर तक पहुंच गई थी। इससे फिल्म इंडस्ट्री और फेमस हुई और टीवी पे भी लोग मूवीज को बहुत ज्यादा देखते थे। तो टीवी वालों ने भी इन मूवीज के बीच में एडवर्टीजमेंट लगा के बहुत पैसा कमाया और प्रोडक्शन हाउसेस को टीवी राइट्स देने के लिए काफी ज्यादा पैसे मिलने लगे। फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन जब प्रोड्यूसर ने इसके राइट टीवी को बेचे तो जो पैसा उसने तब नहीं कमाया था उससे ज्यादा टीवी राइट से कमाया। ये मूवी उस टाइम पे तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन टीवी पे आने के बाद कमाती है उससे ज्यादा कमा लिया। टीवी वालों को ये मॉडल बहुत पसंद आया और मूवीज के टीवी राइट खरीदने की भी होड़ लगने लगी। अब देखिए, कोई भी फील्ड हो, जब आप किसी भी बिजनेस में एक नई इंटेलिजेंट अप्रोच लेके आते हैं तो उसके सक्सेस और प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे डी मार्ट के एक छोटे बिजनेस को कैसे दमानी जी ने अपनी नई अप्रोच से हजारों गुना बढ़ाया, और ये आप मेरी नई वीडियो सीरीज में देख सकते हैं सिर्फ सीखो ऐप पे। ये मेरी फेवरेट लर्निंग ऐप है जहां पे बिजनेस टिप्स के साथ साथ और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि नई नई मोबाइल ट्रिक्स, यूट्यूब चैनल की टिप्स, आधार, पेन जैसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। सीखो ऐप पे 10,000 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं और सारे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हैं। और सीखो की बेस्ट बात यह है कि इसमें सारी इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट वेरीफाइड होती है। मेरा कूपन कोड NR49 यूज करके आपको सीखो का 199 का मंथली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपीज में मिल जाएगा। और अब आपको स्मार्टनेस का सीक्रेट पता चली गया है, तो जाइए इंस्टॉल कीजिए सीखो ऐप और रोज कुछ नया सीखिए। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। अब इसके साथ साथ मूवीज के अंदर जो गाने होते हैं वो पब्लिक एक बार नहीं सुनती है, वो बार बार सुनती है। हिट्स की फॉर्म में ऑटो, बसेस, घर में, पार्टियों में बजने लगे और इससे मोटा पैसा आया। इसलिए आप देखोगे मूवीज के अंदर कोई सिचुएशन हो या ना हो, गाना जबरदस्ती फिट किया जाता है और अचानक से हीरो के पीछे कई सारे डांसर्स निकल के आ जाते हैं ताकि बाद में वीडियोज में, सीडीज में गाने अच्छे लगे और अच्छी कमाई हो। और आजकल तो यूट्यूब, स्पॉटिफाई, म्यूजिक चैनल को भी इनके राइट्स मिलते हैं, तो इससे भी कमाई होती है। आप देखते होंगे कि मूवीज के अंदर बाहर की कंट्रीज में, यूके, लंदन, इन लोकेशंस पे ज्यादा शूटिंग होती थी। तो ये जो प्रोडक्शन हाउसेस थे, इन्होंने इंडिया के बाहर उन डेस्टिनेशन को भी टारगेट किया जहां पे शूटिंग पे टैक्स रिबेट मिलती थी। जैसे यूके, लंदन में शूटिंग करने पे टैक्स रिबेट मिलता है, इसलिए जो मूवीज पहले इंडिया में शूट होती थी उनके गाने वगैरह इंडिया से बाहर शूट होने लगे। और फिर आगे चल के इन्होंने इंडिया के साथ साथ आगे इंटरनेशनल मार्केट को भी टारगेट किया, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलकर। अभी ये जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, ये भी बताऊंगा मैं। तो इन्होंने बाहर के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलकर मूवीज बाहर भी रिलीज करना चालू किया। सेम जो मूवी थी जो खाली इंडिया में कमाती थी, वो बाहर से भी कमाने लगी। जैसे शाहरुख खान इंटरनेशनल मार्केट में पहले भी हिट थे और आज भी हिट है। शाहरुख खान की 14 से ज्यादा फिल्में ऐसी हैं जिसने $10 मिलियन से ज्यादा कमाया, मतलब कि 50 से 100 करोड़ तो इंडिया के बाहर से आ जाते हैं। इस वजह से उनकी मूवी में एक सेफ्टी नेट रहता है और इसलिए उनकी फिल्म को ज्यादा वैल्यू मिलती है। 2015 में इनकी फिल्म दिलवाले 74 करोड़ में बनी थी और उसने 170 करोड़ इंडिया के बाहर की कंट्रीज से बना लिए थे। ऐसे सीक्रेट सुपरस्टार जो मूवी थी वो 15 करोड़ में बनी थी। इंडिया में इसने 63 करोड़ कमाए थे, लेकिन इंडिया के बाहर अकेले चाइना से 863 करोड़ कमाए।
कमाए। और इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ इंडिया के अंदर मल्टीप्लेक्स भी आए जो कि सिंगल स्क्रीन से ज्यादा महंगे होते थे। सिंगल स्क्रीन वाला जो हॉल था उसके टिकट 50 रुपए के करीब होते थे, लेकिन मल्टीप्लेक्स के टिकट 200 रुपए के आसपास होते थे। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पहले जो फिल्म सुपर हिट होती थी वो बच्चे बच्चे को पता होती थी, लेकिन आज की डेट में हर मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है और हिट फिल्म होने के बाद भी कई सारे लोगों को उसके बारे में नहीं पता होता है। तो उसके पीछे का जो रीजन है वो है मल्टीप्लेक्स। तो जब मल्टीप्लेक्स आए इंडिया में तो प्रोडक्शन हाउसेस को रियलाइज हुआ कि मल्टीप्लेक्स में अगर लोग फिल्म देखते हैं तो मूवी ज्यादा पैसा बना के देती है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स का टिकट महंगा होता है। तो प्रोडक्शन हाउसेस को समझ में आ गया कि इंडिया के अंदर जो पैसा आप सिंगल स्क्रीन वाले हॉल में 1 करोड़ लोगों को दिखा के बना सकते हो, वही सेम पैसा आप 20 लाख लोगों को मल्टीप्लेक्स में मूवी दिखा के बना सकते हो। और ये चस्का ऐसा लगा प्रोडक्शन हाउसेस को कि हर मूवी के टिकट बढ़ा के और मल्टीप्लेक्स में जो टिकट के प्राइसेस का गेम है उसको ऊपर नीचे करके हर मूवी को हिट बनाया जाने लगा। 100 CR क्लब, 300 CR क्लब, ये बहुत ही नॉर्मल चीज हो गई इन लोगों के लिए। लेकिन इसकी वजह से इंडिया के अंदर सिंगल स्क्रीन बंद होने लगी। पहले इंडिया में 12,000 सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल थे, लेकिन 2019 में ये कम होकर 6,500 रह गए। आप नोटिस करोगे कि लगातार सिंगल स्क्रीन हॉल बंद हो रहे हैं और छोटे शहर के लोगों के लिए सिनेमा हॉल ही नहीं बचे। आप याद करके बताइएगा कि लास्ट टाइम आपने कब किसी रिक्शे वाले या फिर मजदूर को मूवी हॉल या मल्टीप्लेक्स में जाते हुए देखा होगा। और इस चीज का बॉलीवुड को नुकसान भी हुआ, क्योंकि बॉलीवुड की रीच कम हुई। बॉलीवुड मूवीज पहले भी पैसा कमा रही थी, लेकिन ज्यादा लोगों को मूवी दिखा के कमा रही थी। अभी भी वो पैसा कमा रही हैं, लेकिन अपनी रीच को कम करके वो कमा रही हैं। और इन सब के बाद सोने पे सुहागा हुआ जब OTT राइट्स बिकने लगे। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, ये जितने OTT प्लेटफॉर्म है इनमें होड़ लगी रहती है अपने प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट रखने की, क्योंकि जिस पे ज्यादा कंटेंट होता है उसका सब्सक्रिप्शन ज्यादा बिकता है। इसलिए OTT पे बेकार से बेकार फिल्म को भी बढ़िया डील मिल जा रही है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो मूवी फ्लॉप हो जाती है वो OTT पे जल्दी आती है। इसके पीछे रीजन है कि OTT और टीवी के राइट्स के पीछे का जो नेगोशिएशन होता है वो इस बात पे होता है कि मूवी हॉल में रिलीज होने के कितने दिन बाद OTT पे आएगी, जिसे होल्ड बैक राइट्स कहा जाता है। जितनी जल्दी मूवी OTT पे आएगी उतने ज्यादा पैसे में डील क्रैक होती है। जनरली 8 वीक्स होते हैं, लेकिन कोई मूवी फ्लॉप होकर थिएटर से जल्दी बाहर हो जाती है तो उसका होल्ड बैक राइट कम हो जाता है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं जिसमें विंडो पीरियड फॉर OTT लिखा है, इसके नीचे 552 लिखा है, यानी कि रिलीज के इतने दिन बाद मूवी OTT पे आई। ये 35 और 25 जो लिखे हैं इसका मतलब कि इतने करोड़ में ये मूवी के राइट्स बिके हैं। और इसी के बगल में टीवी के राइट्स भी लिखे हैं। अगर कोई मूवी फ्लॉप हो जाती है तो प्रोड्यूसर की जो नेगोशिएशन पावर होती है वो कम हो जाती है, और अगर उसको सही पैसे चाहिए तो OTT के हिसाब से चलना होता है। और OTT चाहता है कि मूवी जल्दी से जल्दी रिलीज हो। जैसे आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, ये रिलीज होने से पहले उनकी जो नेटफ्लिक्स से डील चल रही थी उसमें आमिर खान ने 150 करोड़ की डिमांड की थी और कह रहे थे कि 6 महीने से पहले OTT पे नहीं आएगी। इनफैक्ट उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी बोला कि बॉलीवुड वाले जो है वो गलती कर रहे हैं, जल्दी से OTT पे देखें। एटलीस्ट 6 महीने तक उससे पहले OTT पे नहीं देना चाहिए, इससे वैल्यू कम होती है मूवी की। लेकिन जब उनकी मूवी फ्लॉप हो गई तो उनको डील 70 करोड़ में करनी पड़ी और 2 महीने के अंदर OTT में देनी पड़ी। और तब उनको बाकी प्रोड्यूसर का दर्द समझ में आया कि OTT पे क्यों जल्दी देनी पड़ती है। तो शुरू में जो मैंने शहजादा मूवी का एग्जाम्पल दिया था कि फ्लॉप होने के बाद भी इसने 105 करोड़ कैसे कमा लिए, तो अब आप समझ गए होंगे। ये बनी थी 85 करोड़ रुपीज में, 32 करोड़ डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस और 9 करोड़ इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस से कमाए। 40 करोड़ इसको OTT से मिले, 10 करोड़ म्यूजिक राइट से मिले और 15 करोड़ सैटेलाइट राइट्स यानी कि टीवी के राइट्स से मिले। और यही रीजन था कि शहजादा मूवी हॉल में आने से पहले ही प्रॉफिट में आ गई थी। और ये तो कुछ भी नहीं, एक मूवी आई थी 30 मार खान, शीला की जवानी आइटम सॉन्ग के अलावा आपको कुछ भी याद नहीं होगा, फ्लॉप गई थी। इस मूवी को UTV ने 55 करोड़ में बनाया था और 15 करोड़ का प्रमोशन किया था, लेकिन उसके बाद भी 81 करोड़ की कमाई कर ली थी इस मूवी ने। और यही रीजन है कि मूवी हिट हो या फ्लॉप, इंडिया के अंदर मूवीज बैक टू बैक बनाई जाती हैं। तो आप कहोगे कि ये तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, इसमें तो श्योर शॉर्ट पैसा है। तो ऐसा नहीं है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का भी गेम है, जिसकी वजह से बड़े बड़े और पुराने प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं वो इसको रूल करते हैं। देखिए जो मूवी के राइट्स वगैरह होते हैं इसकी वजह से मूवीज रिलीज होने से पहले ही पैसा कमा लेती है और कुछ केसेस में तो पहले ही सुपर डुपर हिट हो जाती है। तो राइट्स वगैरह जब बिक जाते हैं उसके बाद रियल गेम चालू होता है मूवी बनाने के बाद लोगों के पास पहुंचाने का। अब देखिए मैं जो वीडियो बनाता हूं मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है यूट्यूब नहीं होगा तो मेरी वीडियो लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो देखिए वीडियो हो या फिर मूवी हो, इसको बनाना फिर भी बहुत आसान है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे लोगों तक वीडियो या फिर मूवी पहुंच पाती है और डिस्ट्रीब्यूटर इस चीज का पैसा लेता है। जैसे मेरी इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का जो भी एड रेवेन्यू होता है उसमें से 45% यूट्यूब कट लेता है। ऐसे ही मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक सिस्टम है और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो इस चीज के लिए प्रोड्यूसर से पैसा लेते हैं। इंडिया के अंदर मूवी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग जोन है जिनको कुछ लोग सर्किट भी कहते हैं, और ये जोन और सर्किट है ये बटे हुए हैं। बेसिकली पूरे इंडिया के मूवी हॉल्स को जोन में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि अगर आपको अपनी मूवी दिखानी है तो हमें पैसा दो, हम हॉल तक पहुंचा देंगे। इसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट होता है और इस
तरीके से अलग अलग सिटीज और जो कस्बे होते हैं वहाँ के जो सिनेमा हॉल होते हैं वहाँ पे मूवी पहुँचती है। जैसे हिंदी मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 11 सर्किट जोन है, बॉम्बे सर्किट, दिल्ली सर्किट, निजाम सर्किट, ईस्ट पंजाब सर्किट, ऐसे करके 11 सर्किट है इंडिया के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी वीडियो या मूवी बना के इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंच जाए तो ये लोग हॉल में मूवी चलवा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बहुत ही पैसा लगा के ये सिस्टम बनाया है। ये उस फिल्म को दिखाना चाहते हैं जो ज्यादा दिन तक हॉल में टिके और ज्यादा लोग देखने आए, क्योंकि तभी ये लोग पैसा बनाएंगे और मूवी हॉल वाले भी तभी पैसा बना पाएंगे। इसलिए ये लोग रेपुटेड फिल्म मेकर्स और एक्टर्स की फिल्म को एंटरटेन करते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा कि मूवी की स्क्रीनिंग चल रही है। तो मूवी जब कंप्लीट होने वाली होती है तो प्रोड्यूसर इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स मूवी को देखने आते हैं और आइडिया लगाते हैं कि मूवी हॉल में कैसा परफॉर्म करेगी, और अगर उनको लगता है कि मूवी अच्छा परफॉर्म करेगी तभी वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एग्री करते हैं। अब जैसे शाहरुख खान की मूवी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता है कि लोग देखने आएंगे ही आएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स में होड़ लगी होती है। जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर एग्री हो जाता है तो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में एग्रीमेंट होता है। ये 3 तरीके से जनरली होता है। एक होता है आउटराइट परचेज, दूसरा होता है कमीशन बेस्ड, और तीसरा होता है एमजी रॉयल्टी। एमजी मतलब मिनिमम गारंटी। आउटराइट परचेज मतलब मान लो आप 100 करोड़ की मूवी बनी है, डिस्ट्रीब्यूटर ने 200 करोड़ की खरीद ली है। अब वो मूवी चाहे 300 करोड़ बनाए चाहे 400 करोड़ बनाए, प्रोड्यूसर बाहर हो जाता है और जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। दूसरा होता है कमीशन बेस्ड, मतलब कि 100 करोड़ की अगर मूवी बनी है तो उसमें से 10% डिस्ट्रीब्यूटर का होगा। ये डिसाइड कर लेते हैं कि 10% होगा कि 8% होगा और उतना डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाता है। तीसरा होता है एमजी रॉयल्टी सिस्टम। मान लो 100 करोड़ की मूवी बनी है और डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि 20% मुझे एमजी चाहिए, मतलब कि जब मूवी 120 करोड़ कमा लेगी तो पहला 100 करोड़ जो होगा वो प्रोड्यूसर ले लेगा, उसके बाद जो 20 करोड़ होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटर ले लेगा, उसके बाद जितना भी प्रॉफिट होगा उसको 50-50% डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर आपस में बांट लेंगे। और एक बार प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर में एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को एक लेटर ऑफ परमिशन देता है। इस लेटर को डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो मूवीज के लैब में देता है, वहां से कॉपीज बनती हैं और वो कॉपीज सिनेमा घर में पहुंचती हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर का जो रोल होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनकी इतनी पावर होती है कि वो किसी मूवी को कम और किसी मूवी को ज्यादा सिनेमा हॉल में रिलीज करवा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो बैलेंस बना के चलते हैं कि 2 बड़ी मूवीज एक साथ क्लैश ना हो, 2 बड़े स्टार्स की फिल्म जो है वो एक साथ क्लैश ना हो। उसके हिसाब से इनके हाथ में रिलीज डेट तक होती है कि होली पे कौन सी मूवी आएगी, दिवाली पे कौन सी मूवी आएगी। और ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं ये खुद भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो जब इनकी मूवी रिलीज होती है तो किसी और की हिम्मत नहीं होती कि इनके सामने खड़े हो जाए, चाहे कितनी बढ़िया मूवी हो और चाहे कितना ही टैलेंटेड प्रोड्यूसर हो। और कोई नया प्रोड्यूसर आके ज्यादा कुछ करने की कोशिश करता है तो ये सिस्टम इतना ज्यादा डिपेंडेंट है इन बड़े प्रोडक्शन हाउसेस पे कि उसको स्क्रीन ही नहीं मिलती है रिलीज करने के लिए, और बॉलीवुड में अलग से हुक्का पानी बंद हो जाता है उसका। इसलिए दिवाली हो, ईद हो, सब पहले से फिक्स होता है कि किसकी मूवी आएगी और उसके सामने कोई दूसरा अपनी मूवी लाने की हिम्मत नहीं करता है। एक बार अजय देवगन ने दिवाली के टाइम पे यश राज की फिल्म जब तक है जान के सामने अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार रिलीज कर दी थी। उसका उनको काफी नुकसान हुआ। पहले तो उनको स्क्रीन्स नहीं दी गई, और जो दी गई थी उसमें से करीब 5000 स्क्रीन्स साउथ इंडिया में दी गई थी जहां पे हिंदी ऑडियंस नहीं थी, और बाकी जो स्क्रीन्स थी वो ऑपरेशनल ही नहीं थी। अजय देवगन इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेन कर दी कि यश राज अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन यश राज ने इसको रिजेक्ट करते हुए कहा कि हमारी पिछली मूवी एक था टाइगर जब रिलीज हुई थी तभी हमने डिस्ट्रीब्यूटर से एग्रीमेंट कर लिया था कि एक था टाइगर हम आपको तभी देंगे जब आप हमारी दूसरी फिल्म जब तक है जान दिवाली पर रिलीज करोगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि अजय देवगन के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे इन्होंने तैयारी करने में लेट कर दी, और आगे चल के अजय देवगन की कंप्लेन रिजेक्ट हो जाती है। ये तो अजय देवगन थे जो इतनी दूर तक लड़ लिए, वरना बाकी कोई और होता तो उसकी सेम टाइम पे मूवी रिलीज करना तो बहुत दूर की बात, किसी एक्टर की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उनकी फिल्म में काम करने को मना कर दे, वरना बॉलीवुड से बॉयकॉट हो जाता उसका। सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे भी यही बातें उठी थी कि उनका बॉयकॉट कर दिया था क्योंकि उन्होंने एक बिग बैनर की मूवी के लिए काम करने को मना कर दिया था। ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं एक चीज और करते हैं कि जो नए टैलेंटेड एक्टर्स आते हैं उनसे 4-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं कि इतने टाइम तक सिर्फ उनके साथ ही काम करना होता है, चाहे कोई कितना भी पैसा दे। अब जब कोई एक्टर फेमस नहीं होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो कोई भी डील कर लेता है और उसको फिर उसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस के साथ रहना पड़ता है। जैसे अनुष्का शर्मा हो गई, सुशांत सिंह राजपूत हो गए, इन सब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे यशराज के साथ। और मूवी जब तैयार होकर सिनेमा हॉल में आती है तो यहाँ भी एक अलग अरेंजमेंट होता है। टिकट बेच के जो पैसा आता है वो सिनेमा हॉल और प्रोड्यूसर के बीच में बांटा जाता है स्लाइडिंग स्केल अरेंजमेंट के साथ। इस अरेंजमेंट में ये होता है कि फर्स्ट वीक का कलेक्शन जो आता है उसमें 50-50% प्रोड्यूसर और सिनेमा हॉल का जो मालिक होता है वो बांट लेते हैं, और नेक्स्ट वीक का जो कलेक्शन होता है उसमें 40% प्रोड्यूसर रखता है और 60% सिनेमा हॉल का जो ओनर होता है वो रखता है। और ऐसे ही हर वीक पे प्रोड्यूसर का जो परसेंटेज होता है वो कम होता जाता है और जो सिनेमा ओनर होता है उसका परसेंटेज ज्यादा होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम होता जाता है लोग कम आते जाते हैं, लेकिन सिनेमा हॉल के
ओनर की जो मेन कमाई होती है वो टिकट बेचने से नहीं होती, इनकी असली कमाई होती है सिनेमा हॉल के अंदर खाने पीने का सामान बेच के और एडवर्टीजमेंट से। जो मूवी स्टार्ट होने से पहले एड्स आते हैं और जो अपकमिंग मूवीज के पोस्टर लगे हुए होते हैं, इन सब के पैसे मिलते हैं और नॉर्मल एड से ज्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि एक बार जब आप हॉल में घुस जाते हो तो आपको पूरा एड देखना पड़ता है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। और दूसरा, आप मल्टीप्लेक्स में आए हो तो आपकी परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, इसलिए सिनेमा हॉल के जो एड्स होते हैं वो ज्यादा में बिकते हैं। पीवीआर 11% अपने एड रेवेन्यू से बनाता है और आइनॉक्स जो है वो 8% एडवर्टीजमेंट से कमाता है। और खाने पीने के जो आइटम बेचे जाते हैं मल्टीप्लेक्स में वो जरूरत से ज्यादा महंगे बेचे जाते हैं। पहले क्या करते थे कि ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल जो ऑल ओवर इंडिया में मिल रही है वही बेच देते थे एज इट इज, लेकिन लोगों ने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये एमआरपी से ज्यादा रेट में बेच रहे थे और इंडिया के अंदर एमआरपी से ज्यादा बेचना एक इलीगल चीज है। तो उसका इन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला कि इन्होंने एज इट इज बोतल बेचने की बजाय सेम चीज को ग्लास के अंदर आइस डाल के बेचना चालू किया और जितना प्रॉफिट ये पहले बनाते थे उससे ज्यादा बनाने लगे। इसलिए आप नोटिस करोगे कि पानी हो या फिर कोई और चीज हो, हर चीज इनकी खुद की होती है या फिर इनका टाई अप हो रखा होता है, जहां पे पहले से ही एमआरपी के अंदर इनका कट ऐड होता है। ऐसी कोई भी चीज जिसका एमआरपी ऑल ओवर इंडिया में सेम रेट पे मिल रहा है उसको ये नहीं बेचते हैं। और जानबूझ के मूवी के बीच में इंटरवल रखा जाता है ताकि लोग खाने पीने के लिए खर्चा करें। सिनेमा हॉल के टिकट के प्राइसेस भी हर बार अलग तरीके से सेट किया जाता है। अगर बड़ी फिल्म होती है तो उसके टिकट के प्राइसेस डे 1 से महंगे होते हैं और टाइम के साथ कम होते हैं, और ये चीज डिपेंड करती है कितनी ऑडियंस आ रही है। जैसे कश्मीर फाइल, उसमें कोई बड़ा स्टार नहीं था तो शुरू में कम स्क्रीन पे लगी और टिकट के प्राइसेस भी कम थे, और जब इस मूवी ने पेस पकड़ा तो इसको मल्टीपल स्क्रीन पे लगाया गया और ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पे लगाया गया और इसके पैसे भी बढ़े। मॉर्निंग शो हमेशा ये सस्ते रखते हैं क्योंकि इस टाइम पे ये लोग स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं, और शाम को और वीकेंड पे महंगे रखते हैं क्योंकि ये उन लोगों का टाइम होता है जो कमाने वाले होते हैं और जिनकी परचेजिंग पावर होती है। और इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, मेरी नई वीडियो सीरीज आप सीखो ऐप पे जरूर देखिएगा, तो इंस्टॉल करिए सीखो ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। थैंक यू।